Hello students, good morning. Welcome to Cotopus. Now we will discuss torque due to current carrying rectangular coil in magnetic field. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग कॉइल को रख रहे होते हो तो वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होता है, कैसे प्रोड्यूस कर रहा होता है और कैसे नहीं कर रहा होता है, इन सब चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक बच्चे, तो अब एक्चुअली क्या है कि आपने जो मोटर देखी होंगी, जो हमारे पास डीसी मोटर होती हैं, डीसी मोटर का प्रिंसिपल इसी के ऊपर बेस्ड होता है। मींस आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा था कि कैसे उसके अंदर रोटेशन हो रही होती है डीसी मोटर के अंदर, तो वो सारी की सारी इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होती है। जो गैलोमीटर्स होते हैं, मूविंग कॉइल गैलोमीटर्स होते हैं, वोल्ट मीटर्स होते हैं, वहां भी हम इसी प्रिंसिपल का यूज कर रहे होते हैं। तो कीप इन माइंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए बच्चे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर ली। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक बच्चे, तो ये नॉर्थ टू साउथ इस टाइप से हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्लियर है? और अब इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एक करंट कैरिंग कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल रख रहे होते हो। ये कॉइल शो कर रहा हूं आपको कि ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है इस वे में, और ये प्लेन ऑफ द कॉइल है। मींस जो प्लेन होगा कॉइल का वो कौन सा होगा, ये वाला क्या होगा बेटा, प्लेन ऑफ द कॉइल हो जाएगा, है ना, ये प्लेन हो जाएगा। और ये क्या शो कर रखा है मैंने यहाँ पे, एरिया वेक्टर शो कर रखा है। मींस इस प्लेन का, इस कॉइल का एरिया वेक्टर क्या होगा, ये होगा। मींस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दिस कॉइल, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दिस कॉइल क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एरिया वेक्टर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? तो अब हम सारी की सारी इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे वो किसको बेस मान के करेंगे, जो एरिया वेक्टर है उसके रिस्पेक्ट में हम एंगल को हम कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो यहां हमने कंसीडर किया कि ये एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी एंगल ऐसे ही बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड और इसके साथ एंगल कितना बेटा, 0 डिग्री है। मींस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या बना रहे हैं, 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है, मींस बी एंड एरिया वेक्टर के साथ जो एंगल हमने कंसीडर किया वो कितना है, 0 कंसीडर किया है। तो अब एक चीज देखो बेटा, इसमें से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे जाके मींस इस टाइप से हमने क्या मान लिया कि इसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है, इस टाइप से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, ये क्या है, कॉइल है मींस वायर है एक, है ना, ये भी क्या है, एक वायर है, ये भी क्या है, वायर है, ये भी क्या है, एक वायर है। तो आपको पता है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी, आपने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस टाइप से आप किसी वायर को लेके जाओगे तो करंट क्या, इस करंट की वजह से क्या होता है बेटा, फोर्स प्रोड्यूस होती है ना। तो ये जो हमारे पास फोर्स आएगी वो फोर्स क्या होती थी, F इज इक्वल टू ILB sin थीटा होती थी कि नहीं होती थी। तो सेम पैटर्न में हम इसको स्टडी करेंगे। तो अब एक चीज देखो बेटा, यहां पे एरिया वेक्टर जो हमारे पास ये जो था ILB sin थीटा इस टाइप से था। तो अब एक बात बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ये किसकी डायरेक्शन बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, और जो हमारे पास वायर है वो इस टाइप से है ना, वायर की लेंथ है इस टाइप से, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, इस टाइप से हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर बच्चे बात? तो अब इस वायर की वजह से अगर आप फोर्स की डायरेक्शन निकालो तो फोर्स की डायरेक्शन के लिए हम क्या लगाते थे, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते होते थे। मींस फील्ड की डायरेक्शन में ये, फील्ड की डायरेक्शन में ये, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फील्ड की डायरेक्शन में हमने ये रख दिया। मोशन की डायरेक्शन में ये वाली फिंगर हमने रख दी, मोशन की डायरेक्शन में ऐसे रख दिया हमने। और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी, है ना। तो ये इस कॉइल के ऊपर जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, अंदर की तरफ हो जाएगी। तो इसके ऊपर कोई फोर्स है, मतलब जो फोर्स है वो अंदर की तरफ होगी। क्लियर है बात? अब उसके बाद देखो, इसकी वजह से मैं यहां पे ऐसे शो कर रहा हूं, ठीक है, ये कॉइल ऐसे शो कर रहा हूं मैं, तो इसकी वजह से फोर्स जो है वो किसकी तरफ बेटा, अंदर की तरफ है। क्लियर है?
अब उसके बाद यहां देखो, करंट ऐसे फ्लो हुआ, ऐसे फ्लो होके फिर ऐसे गया, है ना, इस टाइप से करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। मींस आप इस साइड से देखोगे तो किस डायरेक्शन में आपको लगेगा कैसे करंट फ्लो हो रहा है, इस टाइप से करंट फ्लो हो रहा है ना, क्लियर बात। तो अब करंट जब ऐसे आया तो मोशन ऐसे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स कहां लगी, ऊपर के डायरेक्शन में लगी। तो फोर्स इस केस में कहां लगी बेटा, ऊपर की डायरेक्शन में लगी, है ना, फोर्स इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगी। मींस ऐसे करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है, क्लियर है बात। फिर उसके बाद ये वाला जो पोर्शन आया, ये वाला पोर्शन, इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मोशन ऐसे, तो जो फोर्स लगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये, मोशन ऐसे, चार्ज जो फ्लो हो रहा है, मींस करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो जो फोर्स लगी वो कहां लगी, आउटवर्ड लगी, है ना, इस टाइप से बाहर की तरफ लगी। तो इस टाइप से मैंने बाहर की तरफ लगा दी, यहां पे इसके अंदर फोर्स जो बाहर की तरफ लगी, क्लियर है बच्चे, ठीक है। अब यहां नीचे की तरफ ये वाला जो पोर्शन बचा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और मोशन कैसे है, इस टाइप से करंट फ्लो हुआ है, मोशन ऐसे है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएगी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके, वो कहां आ रही बेटा, नीचे की तरफ आ रही है ना। तो हमने यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगा दी वो क्या लगा दी, यहां पे नीचे की तरफ कंसीडर कर ली, क्लियर है बच्चे। ये कब का केस है हमारे पास, जब मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना बना हुआ है, 0 बना हुआ है, ठीक है। तो अब आप यहां पे फोर्स अगर कैलकुलेट करो तो फोर्स क्या होगी, ILB होती है ना, फोर्स क्या होती है बेटा, ILB। और एंगल हमने लेंथ के साथ, यहां देखो ये लेंथ है, ये लेंथ है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो भी एंगल कितना बना हुआ है, 90 डिग्री बना हुआ है। ये लेंथ है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तब भी एंगल कितना बना हुआ है, 90 डिग्री बना हुआ है। तो हर केस में आपके साथ यहां पे एंगल कितना बना हुआ है बेटा, 90 डिग्री बना हुआ है। मींस अगर आप इसकी, ये लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक है, तो ये विड्थ को W से रिप्रेजेंट करो और लेंथ को L से रिप्रेजेंट करो, तो हमारे पास जो फोर्स आएगी दैट इज इक्वल टू ILB इस साइड में, और यहां पे फोर्स क्या आएगी बेटा, IWB आ जाएगी, और यहां पे क्या आ जाएगी, ILB आ जाएगी, और यहां पे क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू IWB आ जाएगी, है ना, क्योंकि साइन 90 हो गया बेटा। तो F इज इक्वल टू, फोर्स हमने क्या कर ली, इसके ऊपर जो लग रही है वो हमने फोर्स कैलकुलेट की, ठीक है। तो अब आप नेट फोर्स इसके ऊपर कैलकुलेट करो, एफ नेट की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो सीधी सी बात बेटा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है हर बार, तो यहां पे ये इसको कैंसिल कर रही है, ये इसको कैंसिल कर रही है, तो नेट फोर्स आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्लियर है बच्चे बात, ठीक है। तो इस टाइप से आपने ये क्या कर ली, नेट फोर्स आपने कैलकुलेट की। अब हमें क्या पढ़ना है, टॉर्क पढ़ना है ना, टॉर्क पढ़ना है। तो सीधी सी बात है, टॉर्क के लिए आपके पास एसेंशियल कंडीशन होती थी कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपने देखी थी, और उनका जो लाइन ऑफ एक्शन था वो क्या होना चाहिए था, डिफरेंट होना चाहिए था। मींस इस टाइप से आपने दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देखी, यहां से भी 5 न्यूटन लगाई, यहां से भी 5 न्यूटन लगाई, तो यहां पे रोटेशन नहीं हुई, मींस टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हुआ इस केस, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, क्यों नहीं प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये फोर्स आपने ऐसे लगाई, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, ये हो गया, है ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, ये हो गया। यहां से जो फोर्स लगाई उसका भी लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, ये हो गया। तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या मिला बेटा, सेम मिला। तो इसलिए जो हमारे पास नेट टॉर्क है यहां पे प्रोड्यूस नहीं हुई है, क्लियर है। टॉर्क प्रोड्यूस कैसे होती, जब 5 न्यूटन फोर्स ये ऐसे लग रही होती, इससे ऐसे लग रही होती, ठीक है, मींस ऐसे फोर्स लग रही होती, तो क्या होता, रोटेशन हो रहा होता, मींस 5 न्यूटन यहां से लग रही होती और 5 न्यूटन यहां से लग रही होती, तो जाके क्या कह सकते थे हम कि यहां पे क्या हुआ होगा, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ होगा, क्लियर है बच्चे। क्योंकि इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये हो जाता है, ठीक है। तो यहां क्या हो सकती थी, टॉर्क प्रोड्यूस हो सकती थी। अब यहां देखो आप, इन दोनों फोर्सेस में लाइन ऑफ एक्शन क्या मिल रहा है आपको, सेम मिल रहा है, और इन दोनों का भी लाइन ऑफ एक्शन क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो ये दैट्स व्हाई जो नेट टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, यहां पे 0 प्रोड्यूस होगी, मींस यहां पे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी,
क्लियर बच्चे बात? अच्छा, अब आपने ये देखा कौन सा केस कि भाई जब एंगल कितना है इन दोनों के अंदर, जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब अगर आप इसकी बात करो ना कि प्लेन ऑफ द कॉइल, ये कॉइल थी, ठीक है, इसके प्लेन की अगर आप बात करो तो प्लेन ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, समझ गए ना बात? तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 0 है ये, तब जाके क्या हो रहा है, नेट फोर्स और नेट टॉर्क क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हमें 0 मिल रहा है यहाँ पे। मींस मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं, तो चाहे वो कोई भी केस हो, कोई भी नोटेशन दे रखी हो, वो नोटेशन इस टाइप से भी दी जा सकती है। मींस यहां पे अगर आप ये कंसीडर करो कि ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, और यहां आपने क्या रखा है, ये कॉइल रखी हुई है इस टाइप से, ठीक है। मींस मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और हमारे पास जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे होगा। मींस कॉइल को आपने ऐसे रख दिया, कॉइल को आपने कैसे रख दिया, ऐसे रख दिया, तो इन दैट केस क्या होगा बेटा, वही वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। मींस या तो आप इसको, नोटेशन है ये तो जस्ट नॉर्थ साउथ मैंने इस टाइप से बना दिए, कॉइल ऐसे रख दी, ठीक है, तो भी वही बात है बेटा, यहां पे ऐसे रख दी तो भी यही बात है। ये डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती बेटा, है ना, इस टाइप से, और मैं यहां पे कॉइल रख दूं, ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा फिर कि करंट की डायरेक्शन कौन सी है, मींस क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसके बिहाफ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एंगल हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्लियर है बात? मींस जो एरिया वेक्टर हम कंसीडर करेंगे, मींस अगर यहां पे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है बेटा, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो एरिया वेक्टर कैसे होगा हमारे पास, इस टाइप से, है ना। एरिया वेक्टर हम कैसे कंसीडर करेंगे, ये वाला एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे हम। तो अब इस केस में एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर कहां हो गया बेटा, बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, अंदर की तरफ होगी, और ये हमारे पास क्या होगा, एरिया वेक्टर, तो इनके बीच एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री बन गया, ना कि 0 बना। क्लियर है बात? ठीक है ना। अच्छा, अब और चीज क्या देख सकते हो आप कि भाई अगर ये डायरेक्शन ऐसे होती, ये डायरेक्शन हमारे पास ऐसे होती, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास जो एरिया वेक्टर होता वो कहां होता, अंदर की तरफ होता, क्योंकि लूप है बेटा, लूप का एरिया वेक्टर या तो ये हो सकता है या क्या हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हम करंट के फ्लो के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं बेटा, एरिया वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से क्या होता है, जो एम होती है, मैग्नेटिक मोमेंट होती है। मैग्नेटिक मोमेंट बताया था मैंने आपको एक बार कि I इंटू ए होता है। मैग्नेटिक मोमेंट किसके इक्वल होता है बेटा, I इंटू ए होता है ना। मींस जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते होते हैं, राइट हैंड थंब रूल से हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे ए क्रॉस बी के रिस्पेक्ट में हम फाइंड आउट करते होते हैं। मींस तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है राइट हैंड से ही फाइंड आउट करेंगे, तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वही क्या होगी बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी हमारे पास। क्लियर है? तो अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट की भी डायरेक्शन कैसे है, ऐसे ही है। क्लियर है बात? तो यहां अगर ऐसे बात करो कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो जो एरिया वेक्टर वो कहां हो गया, अंदर की तरफ हो गया। मींस एरिया वेक्टर भी कहां हो गया, अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड भी कहां होगी बेटा, अंदर की तरफ होगी। तो जाके एंगल कितना बन गया, इनके बीच में 0 एंगल बन गया, ठीक है। तो मींस आपने पहली बात तो यही है कि एंगल फाइंड आउट करना आना चाहिए कि कब 0 डिग्री है, कब 180 डिग्री है, कब कितना है, कब कितना है, ठीक है। तो अब अगर आप इसमें ये बात करो यहां पे, तो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो एरिया वेक्टर भी हम ऐसे कंसीडर करेंगे, तो एरिया वेक्टर ऐसे मान लेंगे, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या है, बाहर की तरफ है, और ये भी क्या है, बाहर की तरफ है, तो एंगल कितना बन जाएगा, इन दोनों के बीच में 0 बन जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है बेटा, वो हर केस जिसके अंदर एंगल क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, तो हमारे पास ये जो नेट फोर्स और नेट टॉर्क होगी वो भी क्या होगी, 0 रहेगी, जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री है। क्लियर है बेटा बात? ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि भाई आपने ये तो देख लिया कि एंगल जब
कितना है 0 डिग्री है, तो यहां पे कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो रही, कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रही। ठीक है बात। तो अब कैसे प्रोड्यूस होगी, तो हमने क्या किया, इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, इस कॉइल को कैसे कर दिया, रोटेट कर दिया, इस टाइप से आपने रोटेट कर दिया। क्लियर बेटा बात। ठीक है, रोटेशन में कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या मान लिया कि भाई दिस कॉइल इज रोटेटेड एट एन एंगल थीटा, ये किसी न किसी एंगल के ऊपर हमने क्या कर दी, रोटेट कर दी। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये हमारे पास एरिया वेक्टर है और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच एंगल हमने कितना कंसीडर कर लिया बेटा, थीटा कंसीडर कर लिया। व्हेन थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, मींस बी एंड ए के बीच कुछ न कुछ एंगल है, तब उस केस में आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो सीधी सी बात बेटा, रखा तो अब भी कहां है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है ना। एरिया वेक्टर ये ऐसे है, एरिया वेक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बना रहा है, ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, वो चीजें आप देख रहे हो इसके अंदर। तो अब जो करंट की डायरेक्शन है वो हमने ऐसे मान रखी, तो अब भी हम करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे। मींस करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे जाके ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट ऐसे जाके ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पे अगर ड्रा करूं तो इस टाइप से मैं कॉइल को ड्रा कर रहा हूं बेटा। ठीक है, इस टाइप से मैंने ये क्या कर दी, करंट कैरिंग कॉइल को ड्रा कर दिया। ये गैप मैंने थोड़ा सा रख लिया इसके बीच में। ठीक है, क्योंकि करंट यहां से आया तो यहां से ये वापस जाएगा, है ना। तो इस टाइप से थोड़ा सा गैप रख लेते हैं, नॉट ए बिग डील। वैसे क्या है ये, इस टाइप से हमने करंट कैरिंग कॉइल कंसीडर कर रखी है कि भाई रेक्टेंगुलर कॉइल है ऐसे ऐसे, पर यहां से रास्ता होता है, बिल्कुल माइन्यूट सा रास्ता होता है। ठीक है, तो अब हमने इसके अंदर जो करंट कंसीडर किया, करंट की जो डायरेक्शन कंसीडर की है, वो क्या कंसीडर की है, जो इसमें कंसीडर कर रखी है। मींस ये ऐसे है तो कोई बात नहीं, ये यहां से, ये यहां से, ये ऐसे, ये ऐसे, इस टाइप से क्या है, करंट कैरिंग लूप हमने कंसीडर कर ली। ठीक बेटा, तो अब ये एरिया वेक्टर के साथ कुछ न कुछ क्या बना रही है, एंगल बना रही है ना। अगर आप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मानो और एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच थीटा हो जाएगा। ये मींस ये एरिया वेक्टर है और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस टाइप से जो 3D व्यू है उसको आप मैंने यहां पे डिनोट कर दिया इस टाइप से। क्लियर है बच्चे। तो ये हमारे पास क्या है, विड्थ है, ये हमारे पास क्या है, विड्थ है, ये हमारे पास क्या है, लेंथ है, ये हमारे पास क्या है, लेंथ है। अब इसके अंदर भी क्या होगी, फोर्स की कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक की वजह से यहां पे हमने फोर्स, इस कॉइल का नाम दे देते हैं बेटा कि ए बी सी, बी यहां पे यूज हो रहा है बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहां हम पी क्यू आर एस दे देते हैं, पी क्यू आर और एस। इस टाइप से हमने ये मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर ली, लूप कंसीडर कर ली। अब आप एक बात बताओ, फोर्स की डायरेक्शन हर केस में आपने निकालनी है, हर केस में आपने निकालनी है। ये ऐसे बेटा, ठीक है, ऐसे है, तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऐसे है, और जो लेंथ है करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब आप देख रहे होगे इसके अंदर कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बेटा, अंदर की तरफ है। जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन कैसे है, अंदर की तरफ है। मींस फोर्स कैसे लग रही है इसके अंदर, ऐसे लग रही है, फोर्स अंदर की तरफ लग रही है। यहां भी देख लिया आपने, अपने आप अप्लाई कर सकते हो आप कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो पीछे की तरफ है, तो मैंने यहां पे पीछे की तरफ शो कर दी। कोई डाउट यहां तक, क्लियर बच्चे। अब उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा हो जाएगी, है ना। F इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, आई एल बी साइन थीटा। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ये हमारे पास लेंथ है ऐसे, इस टाइप से, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इन दोनों के बीच एंगल आप देख रहे होगे कि अब भी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री ना भी हो तो भी कोई बात नहीं है,
ठीक है, हम क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो डायरेक्शन है वो कैसे बेटा, इनवर्ड है ना, तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया, इनवर्ड लिख दिया, इनवर्ड फोर्स यहां पे मैंने शो कर दी। क्लियर है बात। अब उसके बाद यहां आप देखो कि जो ये F1 मान ली, F2 अगर आप कंसीडर करो तो क्या आएगी, ILB sin थीटा, मींस हमारे पास क्या आएगी, ILB sin थीटा आ जाएगी। ठीक है, मींस कुछ भी हो चाहे वैल्यू इसकी, sin थीटा 90 हो या ना हो, व्हाटएवर इट इज, लेकिन आप डायरेक्शन को जरूर कैलकुलेट करोगे। मींस करंट ऐसे आ रहा है, मींस करंट ऐसे आ रहा है, करंट की डायरेक्शन में हमने ये रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है हमारे पास, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो कहां होगी बेटा, ऊपर की तरफ होगी। तो मैंने यहां पे क्या शो कर दिया कि जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या है, अपवर्ड है, यहां पे मैंने अपवर्ड शो कर दी। क्लियर है बात। फिर उसके बाद हम F3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। F3 की वैल्यू ये होगी हमारे पास, इस डायरेक्शन से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, मींस ऐसे इसके साथ इसने कुछ एंगल बनाया हुआ था, और जो हमारे पास मोशन था वो नीचे की तरफ है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां पे है, इस डायरेक्शन में है। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखाई दे रही है वो कहां दिखाई दे रही है बेटा, आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रही है। क्लियर है बच्चे, जो थंब है दैट इज शोइंग यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बाहर की तरफ इस साइड से हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स आ जाएगी। ये मैंने फोर्स बाहर की तरफ, ये फोर्स कहां दिखा दी बेटा, अंदर की तरफ दिखा दी। क्लियर है बात, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे पास F1 थी, ये हमारे पास F2 थी, ये हमारे पास F3 थी। क्लियर है। अब ये चीज देखो कि जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें ऐसे करंट, मतलब इसको बिल्कुल थोड़ा सा गैप होता है इसके बीच में, तो हम जो फोर्स है ऑलमोस्ट कंप्लीट मान के चलते होते हैं। तो यहां से ऐसे डायरेक्शन ऑफ करंट है इस टाइप से, ठीक है, तो यहां से हमने ऐसे रोटेट किया हुआ था, तो यहां से आके करंट है ऐसे, मींस जो मोशन है वो कैसे है, इसकी तरफ है, मोशन इसकी तरफ है, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो कहां है बेटा, नीचे की तरफ है, मींस जो हमारे पास F4 की वैल्यू आएगी वो कहां आएगी, नीचे की तरफ आएगी। तो यहां पे F4 की डायरेक्शन कहां है बेटा, नीचे की तरफ है, और जो F3 था वो कहां था, आउटवर्ड था, तो यहां मैंने आउटवर्ड शो कर दी इस टाइप से। क्लियर है। तो अब जो हमारे पास F3 है वो कितना होगा, ILB sin थीटा है हमारे पास, ठीक है। यहां पे कितना बेटा, F4 क्या होगा, IWB, है ना, ये लेंथ थी, जो लेंथ क्या थी, ये विड्थ थी, है ना एक्चुअल में, तो IWB हमारे पास क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा। क्लियर बच्चे। तो यहां आप देख सकते हो कि इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, सेम है। इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो देयरफॉर F2 and F4 will not contribute to produce any type of torque, ठीक है, will not produce torque, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, इसलिए ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो मींस F1 एंड F3 विल प्रोड्यूस टॉर्क, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा, टॉर्क को प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस हमारे लिए टॉर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी, ये हम यहां पे कैलकुलेट कर लें। क्लियर बच्चे बात। तो अब उसके बाद देखो आप जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स अभी भी जीरो ही है। अब आप इसको देखोगे तो ये फोर्स इनको जब आप ऐड करोगे तो जो नेट फोर्स है अब भी कितनी है बेटा, जीरो है। नेट फोर्स में अभी नो डाउट कि नेट फोर्स कितनी है, अब भी जीरो ही है। नेट फोर्स कितनी है, जीरो ही है। F1 F3 प्रोड्यूस जरूर करेंगे टॉर्क, तो टॉर्क यहां पे जीरो नहीं है, इसका मतलब ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, टॉर्क जीरो नहीं है। यहां पे क्या था कि टॉर्क भी जीरो थी और फोर्स भी क्या थी, जीरो थी। अब हमें क्या करनी है, टॉर्क कैलकुलेट करनी है। तो जो हमारे पास टॉर्क आएगी, टॉर्क क्या होती है बेटा, आइदर फोर्स, ठीक है, क्योंकि दो इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स हैं, तो सीधी सी बात है कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड आप क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। तो आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेज, है ना, उन फोर्सेज के बीच की क्या होनी चाहिए, हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आनी चाहिए, ठीक है। अब एक बात देखो बेटा, यहां पे जो हमारे पास
फोर्स कैलकुलेट करनी है, मींस जो उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टास्क है। कहीं आप ये मत सोच लेना कि इन दोनों फोर्सेस के बीच जो फोर्स लग रही, जो सेपरेशन है वो W ही है, विड्थ वाला ये वाला पोर्शन इसके अंदर नहीं है। एक्चुअल में आप देखो कि इसके अंदर मींस ऐसे था, ये है ना, ऐसे था, ये जो एंगल बना रहा था वो ऐसे बना रहा था, ठीक है। मींस अब जो फोर्स लग रही थी इसमें तो ऐसे अंदर लग रही है। अगर मैं शो करूं यहां पे, इसमें जो हमारे पास फोर्स लग रही है वो कैसे लग रही है, इस मार्कर की तरफ देखना बेटा, ऐसे लग रही है ना। और इसके अंदर जो फोर्स लग रही है वो ऐसे लग रही है, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज हैं वो ऐसे लग रही है, ये फोर्स ऐसे लग रही है, ये फोर्स ऐसे लग रही है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कि इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो मैं यहां पे लिखूं, इसको ऐसे लिखूं, ये मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है। ये एंगल कितना बना हुआ है, थीटा बना हुआ है ना। ये एंगल दिखाई दे रहा है या नहीं, कैमरा पता नहीं कवर कर रहा है या नहीं, इस टाइप से मान लिया मैंने, थोड़ा सा आगे कर लो इसको, इस टाइप से, ठीक है। तो यहां देखो आप, ये एंगल कितना है, थीटा है। ये एंगल इसके साथ जो एंगल बना हुआ है वो कितना है, इस एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना बना हुआ बेटा, थीटा बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये और ये एंगल कितना है, 90 है, क्योंकि एरिया वेक्टर है, इसके प्लेन के साथ एंगल कितना बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है ना। तो ये और ये एंगल, इसके बीच एंगल कितना बनेगा, अब ये एंगल जो बनेगा इसके और इसके बीच, ये थीटा, ये 90, तो ये कितना बच जाएगा, क्योंकि टोटल कितना होगा, यहां से लेके यहां तक का जो एंगल होगा वो कितना है, यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है वो कितना बेटा 180, तो यहां कितना है थीटा, ये कितना 90, तो टोटल कितना 180, तो ये कितना बच जाएगा 90 माइनस थीटा बच जाएगा। इसको अगर नहीं समझ आ रहा तो इसको एंगल 1 मान लो, तो हम लिख देंगे यहां पे कि ये एंगल थीटा प्लस 90 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 180 लिख दिया। तो एंगल 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 90, ये उस साइड जाके 90 माइनस क्या बच जाएगा बेटा, थीटा बच जाएगा। मींस हमारे पास जो ये एंगल बचा है ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा बचा, ये एंगल 1 जो बचा है 90 माइनस थीटा बचा, ठीक है। अब आप देख रहे हो बेटा, मैं इसकी जो रिफ्लेक्शन आ रही है, इसकी जो रिफ्लेक्शन आ रही है इसके अलोंग मैं 3D शो कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, कि ये एंगल कितना बचा यहां पे 90 माइनस में थीटा बचा, ठीक है, लिख दिया। ये एंगल आपको पता है कि मैं 3D में जब शो करूंगा, ये इसकी जो रिफ्लेक्शन आ रही है, ये जो परछाई दिखाई दे रही होगी इसको, ये एंगल कितना बना हुआ बेटा यहाँ पे 90 बना हुआ है। ये एंगल कितना है हमारे पास 90 है, ठीक है। ज्योमेट्री को देखना बेटा ध्यान से। अब उसके बाद जो इन दोनों फोर्सेस के बीच की आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, वो कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा, कि यहां से एक तो ये वाली डिस्टेंस है ना, ये वाली, और इससे ऐसे जा रही है। तो अगर मैं यहां पे शो करूं, आपको इसकी रिफ्लेक्शन में पता लग रहा होगा कि जो ये वाली देखो, ये रिफ्लेक्शन जा रही है इसकी, दिखाई दे रहा है, ये रिफ्लेक्शन आ रही है इसकी, है ना, ये रिफ्लेक्शन है ऐसे। तो अगर मैं इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रिफ्लेक्शन पे मार्क कर रहा हूं, रिफ्लेक्शन ऐसे थी, तो ये इन दोनों लाइंस के बीच की क्या आ जाएगी हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो ये जो रिफ्लेक्शन आ रही थी यहाँ पे, ये कैसे आ जाएगी हमारे पास, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर है बात। तो यहां से अगर आपने इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो मैं यहां से ड्रा करूंगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अगर नहीं समझ आई अब भी, तो देखो सीधी सी बात है बेटा, कि दो फोर्सेस हैं ऐसे ऐसे,
तो अगर आपने इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली तो यहां से क्या कर दो, परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, तो यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद आएगी वो क्या आ जाएगी, आपके बीच की, इन दोनों के बीच की क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। तो सेम काम हमने यहां पे किया है कि ये जो डिस्टेंस आएगी 3D व्यू में जो देख रहे हो आप कि ये जो डिस्टेंस आएगी ये क्या आएगी, एक्चुअल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी बिटवीन टू फोर्सेज। ठीक है, तो अब ये क्या थी, विड्थ थी ना, तो ये मैंने क्या लिख दी, विड्थ लिख दी यहां पे। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो ये आपने विड्थ को मैं क्या लिखूं, CD लिख दूं यहां पे। तो CD डिवाइड बाय में W, CD डिवाइड बाय W, बेस डिवाइड बाय में हाइपोटेन्यूज, क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा कितना है यहाँ पे 90 माइनस थीटा है। क्लियर बच्चे, तो CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W sin थीटा आ जाएगा, है ना। ये CD क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहां पे आइदर फोर्स आपने जो कैलकुलेट की है दैट इज ILB, ठीक है। थीटा इनके बीच कितना था, 90 डिग्री था, तो सीधी सी बात है क्या बचा, ILB बचा। तो हमारे पास जो फोर्स है वो क्या है, ILB है। तो लिख दिया यहां पे ILB इनटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस CD है दैट इज W sin थीटा। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया बेटा, W sin थीटा लिख दिया। क्लियर है बात। तो अब हमारे पास देखो आप देख रहे होगे लेंथ इनटू विड्थ है ना, क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। लेंथ इनटू विड्थ क्या बन गया, एरिया बन गया। तो हमारे पास क्या है बेटा, IBA sin थीटा, है ना, मींस ऐसे लिख लो चाहे IAB sin थीटा आ जाए। ठीक है, क्लियर है बात। तो अब आप एक बात बताओ, IAB sin थीटा जो हमारे पास आया है, ये IA मैंने बताया था आपको क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। नहीं तो आप यहां तक छोड़ सकते हो कि IA क्रॉस B आ जाएगा हमारे पास। तो IA किसके इक्वल होता है, M के इक्वल होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। MB क्या आ जाएगा, साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा हम, M क्रॉस B लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चे बात। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, MB sin थीटा लिख दिया, M क्रॉस B लिख दिया यहां पे। तो ये हमारे पास क्या आई है, टॉर्क की वैल्यू आ गई। अब आप टॉर्क जो निकाल रहे हो दैट इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू IAB sin थीटा होता है। ठीक है, सीधी सी बात बेटा। अगर आप एक बात बताओ, इसके अंदर n टर्न्स बना दो, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा कर दो इस कॉइल के अंदर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो टॉर्क होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मींस NIAB sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो हमारे पास जो टर्न आएगी, अगर आपने टर्न बढ़ा दी तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो क्या हो जाएगी, n टाइम्स IAB sin थीटा हो जाएगी। क्लियर है बात। ठीक है, अब हम इसके स्पेशल केस पढ़ रहे हैं बेटा कुछ और स्पेशल केस देखो। जैसे टॉर्क, जैसे आपने उसके अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर P क्रॉस E आया था, वहां पे P क्रॉस E आया था ना, यहाँ पे क्या आया है हमारे पास, M क्रॉस B आया है ना। तो सीधी सी बात है, वही कंसेप्ट चल रहा है। तो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin थीटा है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा क्या हो जाए, अगर 0 हो जाए तो उस केस में आप क्या करोगे, टॉर्क क्या होगा, NIAB हो जाएगा। टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, NIAB sin 0, sin 0 क्या हो गया 0, तो सारा टॉर्क क्या हो गया 0। आपने पहला ही केस पढ़ा था जो मैंने यहां पे लिखा हुआ था, उस केस में क्या था, टॉर्क की वैल्यू क्या थी, 0 थी। मींस हमारे पास जो टॉर्क होगा वो कब होगा, मिनिमम। टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0। या आप कैसे कह सकते हो कि हमारे पास जो प्लेन है, मींस जो प्लेन ऑफ द कॉइल है, अगर वो परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। ऐसे किया था हमने कंसीडर कि एरिया वेक्टर 0 इसके साथ एंगल बना रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो उस केस में हमारे पास टॉर्क क्या होगा, मिनिमम होगा। मींस इफ प्लेन ऑफ द कॉइल is perpendicular to magnetic field, then torque will be minimum, है ना। टॉर्क क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा। टॉर्क हम मिनिमम लिख रहे हैं। क्लियर है बात। अच्छा, अब अगर ये एंगल कितना हो बेटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो,
है ना। जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री होगी, तो उस केस में सेकंड केस बना रहा हूं, ये फर्स्ट केस था, अगर ये सेकंड केस है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास एन आई ए बी साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो मींस टॉर्क क्या आ जाएगी मैक्सिमम होगी, टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन, कब, एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। एंगल 90 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ कि एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, तब की बात है। मींस जो प्लेन ऑफ द कॉइल है ना, प्लेन ऑफ द कॉइल दैट इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो इन दैट केस टॉर्क क्या है बेटा मैक्सिमम है। मींस यहां पे अगर मैं लिखूं कि प्लेन ऑफ कॉइल इज along magnetic field, ठीक है, then torque is maximum। क्लियर है बच्चे बात। तो इस टाइप से हमने दोनों केस यहां पे डिस्कस कर लिए। अब जो थर्ड केस है, कॉमन सी बात है, थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा, तो टॉर्क क्या होगी अगेन मिनिमम होगी, टॉर्क जीरो होगी, है ना, क्योंकि साइन 180 कितना हो जाता है बेटा जीरो हो जाता है, तो थीटा 180, तो अगेन हमारे पास क्या मिलेगी टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने तीनों केस पढ़े कि कब मिनिमम है, कब मैक्सिमम है और कब ये कितना है। क्लियर बच्चे बात। तो अब उसके बाद देखो कि अगर हम ये कॉइल, ये जो कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर ना लेके अगर सर्कुलर लें तब क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो आंसर यस बेटा कि टॉर्क तब भी प्रोड्यूस होगा और टॉर्क तब ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सर्कल के केस में आपने सुना होगा, सर्कल है अगर, तो सर्कल में जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है बेटा लार्ज हो जाता है। सर्कल के केस में एरिया क्या हो जाता है लार्ज हो जाता है, तो दैट्स वाई जो टॉर्क होगी वो भी क्या होगी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तो जो टॉर्क होगी वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी इस सर्कल के केस में भी। क्लियर है बात। क्योंकि आपने एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप लेके चलो, जैसे मैंने कोई 22 सेंटीमीटर लेंथ मान ली, कोई भी मान ली लेंथ मान ली, ठीक है 22 सेंटीमीटर लेंथ है, मैंने आपसे कहा कि किसी भी डायमेंशन की कोई भी रेक्टेंगल बना दो, रेक्टेंगल बनाओगे आप, तो रेक्टेंगल क्या बनाइए, जैसे आपने मान लिया कि रेक्टेंगल इसकी कैसे बनाओगे आप, किस डायमेंशन की बनाओगे, क्योंकि सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करोगे तो सरकमफ्रेंस क्या होगी 2 इंटू में 6 + 5 मान ली मैंने, तो ये लेंथ किसके बराबर है इसी के बराबर है ना, 6 + 5 कितना हो 11, 11 2 जा कितना हो गया 22 हो गया, है ना। तो अब जो इसका एरिया आ गया, मींस लेंथ ये 6 होगी और ब्रेड्थ कितनी होगी 5 होगी, तो जो एरिया हो गया वो कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो गया बेटा 30 हो गया, है ना, 6 × 5 कितना हो गया 30 हो गया। अब मैंने कहा कि इसी लेंथ का अपने सर्कल बनाना है, या आपने इसी लेंथ की क्या बनाई रेक्टेंगल बनाई, मैंने कहा इसी लेंथ का आपने क्या बनाना है सर्कल बनाना है, तो सर्कल के केस में आप क्या करोगे कि भाई पाई 2 पाई r इज इक्वल टू 22, है ना, 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू निकालनी है मान लिया, तो 22 होगी, 22 आर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 7/2 आ गया, है ना, आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7/2 आ गई। तो जो हमारे पास एरिया आएगा, अब एरिया क्या हो जाएगा पाई r² 7/2 इंटू में क्या हो गया 7/2, 7 से 7 कैंसिल, ये 11 हो गया, तो कितना हो गया बेटा 2 से ये हो गया, है ना, तो 11 5 कितना हो जाएगा ये 11 5 55, 11 38 हो गया, है ना। तो इस टाइप से देखो वहां पे कितना था 30 था, यहां पे एरिया कितना हो गया 38.5 आ गया, है ना। तो इस बिहाफ पे आप देख रहे हो कि एरिया किस केस में ज्यादा है, इस केस में आपको एरिया ज्यादा मिल रहा है, कब सर्कल के केस में। तो जब आप कॉइल बना रहे होते हो किसकी सर्कुलर कॉइल बना रहे हो, तो जो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो उससे भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। क्लियर है बच्चे। तो अब टॉर्क के बाद आप इसके अंदर और भी कैलकुलेशन कर सकते हो, और कैलकुलेशन कैसे कि जैसे आप एसएचएम वगैरह इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। देखो जैसे सीधी सी बात है बेटा टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन आ गई, एक ये थीटा टॉर्क 0 और ये टॉर्क 0, यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन है,
ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये भी हमारे पास कौन सी कंडीशन है बेटा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। ठीक है, तो जब आप इक्विलिब्रियम इसके अंदर, दोनों के अंदर इस टाइप से इक्विलिब्रियम है, ये हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और ये हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम आ जाएगा बेटा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, है ना। कौन सा इक्विलिब्रियम आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आपको पता है। तो जब आपने एसएचएम पढ़ा था, तो आप इसको अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करो तो सीधी सी बात है, ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा, है ना। मींस आपने स्लाइटली इसको क्या किया, डिस्प्लेस किया, तो ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा। तो इसका क्या पूछ लिया जाए, टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है ना। तो टाइम पीरियड अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी द टाइम पीरियड जब आप इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो, ठीक है, तो टाइम पीरियड के लिए आपको पता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट क्या होता है, थीटा डिवाइड बाई में अल्फा होता है ना। थीटा बाई अल्फा एंगुलर में नहीं ध्यान तो 2 पाई अंडर रूट y डिवाइड बाई में a पढ़ा होगा आपने, है ना। ये क्या है, y लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहां पे क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये लीनियर एक्सेलरेशन था, यहां पे क्या आ गया, ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमने क्या कर दिया, इसके रिलेट कर दिया। तो अब आप इससे भी निकाल सकते हो कि टॉर्क क्या होता है बेटा, एन आई ए बी साइन थीटा होता है ना। टॉर्क क्या होता है बेटा, एन आई ए बी साइन थीटा होता है। और टॉर्क आल्सो किसके इक्वल होता है, टॉर्क आई अल्फा के इक्वल भी होता है ना। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आपको याद होगा एंगुलर फॉर्म में। तो सीधी सी बात है, व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हो तो थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या लिख देते हैं हम, साइन थीटा के इक्वल लिख देते हैं। तो एन आई ए बी थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, आई अल्फा आ गया, है ना। अब थीटा बाई अल्फा, देखो अब आई अल्फा जो हमारे पास ये है, ये क्या है, इनर्शिया है। क्लियर है बच्चे, ये हमारे पास क्या है, इनर्शिया है। ये हमारे पास आई क्या है, करंट है। ये दोनों एक नहीं है, कहीं आप आई से आई कैंसिल कर दो तो इसको आप इनर्शिया लिख लो, चाहे कि भाई इनर्शिया इनटू में क्या लिख देंगे, यहां पे अल्फा लिख देंगे। तो थीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा बाई अल्फा क्या आ जाएगा, इनर्शिया डिवाइड बाई में एन आई ए बी आ जाएगा, है ना। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा बेटा, 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया डिवाइड बाई में एन आई ए बी आ जाएगा, है ना। तो ये हम क्या कर लेंगे बेटा, इसमें टाइम पीरियड की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप यहां पे ऐसे देखो कि अगर यहां पे सर्कल रखा होता है इस टाइप से, है ना, इस टाइप से कोई सर्कल रखा होता, सर्कुलर रिंग रखी होती, और यहां पे क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड होती है ऐसे ऐसे। तो अगर आप इसको स्लाइटली क्या करते, डिस्प्लेस करते, इसको ऐसे स्लाइटली क्या कर देते, डिस्प्लेस कर देते, तो उस केस में आपसे पूछा जाए कि टाइम पीरियड क्या होगा, तो सीधी सी बात है, इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालनी पड़ेगी आपको, इनर्शिया निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला इनर्शिया वाला चैप्टर याद करो आप। ठीक है, तो क्या आ जाएगी इसके अलोंग, जब आप कैलकुलेट कर रहे होते थे रिंग के अबाउट, तो mr²/2 आ जाएगी। तो इनर्शिया की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख देंगे, mr²/2 लिख देंगे। तो जो भी यहाँ पे जिस भी एक्सिस के अलोंग पूछा जाए उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा। क्लियर है बात। तो ये था आपका जो टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं हम, किसकी वजह से, रेक्टेंगुलर कॉइल की वजह से। थैंक यू बच्चे।